नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पे बात करेंगे और इस डिस्कशन से आपको यूपीएचएससी 51 में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो थोड़ी सी सहायता मिल सकती है। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने की संभावना रहती है उसे समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है ये 4 पार्ट में हमारा डिवाइड है, जिसमें हिस्टोग्राफी है, मेडिएवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और एक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री। एरिया सीमित है कह सकते हैं। इसकी अच्छी और बुरी बात दोनों है। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। हिस्ट्री आप जानते हैं कि जो हो चुका है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जो गलत बात है वो ये है कि इतना ब्रॉड सिलेबस है कि हम इतने सालों में लगातार पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक पहली बार मिला है, सुना नहीं है इसके बारे में। क्योंकि रिसर्च होते रहते हैं तो वो चीज़ें जुड़ती हैं, घटना पहले हो गई हैं लेकिन हमारे पास जो तथ्य, इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट बाद में आया है, तो समस्याएं भी हैं। दूसरी, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इसमें क्या होता है कि जो पैनल में आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो इन चारों में से किसी एक का हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इनमें से एक दो पढ़ाते हों, नॉलेज सबका रखते हों, लेकिन एक में एक्सपर्ट हों। और ऐसे में क्या होता है कि अगर वो किसी खास सब यूनिट के अगर वो एक्सपर्ट हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसके बारे में ज़्यादा पूछेंगे। इन दोनों के होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसके एक्सपर्ट भी ज़्यादा रहते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, देखो ये दो पोर्शन हमारा बैड लक में आता है। आप मजबूत होंगे लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि जितना कॉन्फिडेंस से आप मॉडर्न बता सकते हैं, मेडिएवल बता सकते हैं, सल्तनत मुगल बता सकते हैं, गांधी अम्बेडकर बता सकते हैं, उतना मजबूती से आप हिस्टोग्राफी नहीं बता सकते। या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, रशियन क्रांति, ये सब तो बता देंगे, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ब्राज़ील में जो वर्ल्ड हिस्ट्री रही है, ब्राज़ील की जो धरती पे, उसके बारे में बताइए तो आप थोड़ा शांत हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे। तो यह एक चैलेंज होता है कि हमारे फेवर या अनफेवर में क्या चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा हमें सभी पोर्शन पे तैयार होके जाना है। हाँ, ये बात होता है कि 50% पैनल आपसे पूछ लेता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, या 70-80% मान लेते हैं, लेकिन फिर भी 10-20% के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। सभी पोर्शन पे कुछ चीज़ें हम प्रिपेयर करके जाएं जिससे कि ये ठीक रहे। चलिए एक एक करके समझते हैं। अभी जो लास्ट में मतलब 50 या उससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कुछ कलेक्शन मैंने किया है ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सके कि आखिर इन क्वेश्चन को पूछने के पीछे उनका राज क्या है और आपसे वो एक्चुअल में डिमांड क्या चाहते हैं, आपको उनका आंसर देना कैसे है और देने से बचना कैसे है। क्योंकि सभी प्रश्न का आंसर देना ज़रूरी भी नहीं है, कई बार वो आपको परखने के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक एक क्वेश्चन उसके बारे में फिर हम लोग तोड़ के समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसमें क्वेश्चन ऐसे इनपुट किया गया था कि अभी हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इसकी जड़ें किस प्रकार से यूएसएसआर के विघटन से संबंधित हैं। तो आप जानते हैं कि ये थोड़ा बहुत लिंक इसका वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ है। तो जब डिवीज़न हुआ तो बहुत सारी कंट्रियाँ यूएसएसआर की अलग होकर के एक कह सकते हैं कि मुक्त देश बनी, और वो अभी हाल फिलहाल में किसी न किसी तरीके से रूस को प्रभावित करती रहती हैं। तो आप वहाँ मतलब अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं जितना आपके पास नॉलेज हो। या हिस्टोग्राफी में तो जो बेसिक आपने पढ़ा है वो तो है ही। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि हाल फिलहाल में अभी जो उत्तर प्रदेश में खुदाइयाँ हुई हैं, ड्रिलिंग हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप जानते हैं कि ऐसा बनारस में भी हुआ था
जहाँ एक मस्जिद था, फिर खुदाई के दौरान उसे मंदिर बताया गया कोर्ट के द्वारा। अभी सहारनपुर में जो है खुदाई के दौरान 400 मुग़ल सिक्के मिले, या संभल में कुछ ऐसी चीज़ें रहीं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप उनको देख लें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप कोई सोर्स भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या और भी जैसे आपको लगता है कि आप वहाँ पहुँच बना सकते हैं, आप उसको करें। अकबर और महाराणा प्रताप में कौन महान है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन बेतुका होते हैं, ज़्यादातर आयोग नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ ना में तो बिल्कुल नहीं देना है कि ये महान है और ये महान नहीं है, क्योंकि ये सही भी नहीं है। दोनों अपनी जगह पे महान हैं और दोनों की अपनी जगह पर लिमिटेशन रही है। इनकी कुछ व्यक्तिगत कमियां रही हैं, दोनों की अपनी अपनी। दोनों ने कहीं पर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है, दोनों ने किसी खास सोसाइटी को ज़्यादा मदद किया है, किसी खास समय में किया है। तो ऐसे में क्या है कि झुकाव ऐसा लगे कि आप सारे तख्त बारी बारी से दे दें और आपको ये ना बताना पड़े कि हाँ आप किसे पसंद करते हैं। बिना बताए आप उन तथ्यों को रख सकते हैं, जैसे कि अकबर की उपलब्धियां, महाराणा प्रताप की उपलब्धियां। ये प्रश्न इसलिए भी आया था क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस में जो चेंज हो रहे थे और कुछ नए हिस्ट्री के पार्ट जोड़े जा रहे थे, उसको लेकर के ये क्वेश्चन बने थे। कुछ क्वेश्चन देखिए आसान भी रहते हैं, मतलब सीधे आपसे पूछ दिया जाता है कि आखिर आपका जो लॉन्ग अप्रोच है या ओवरऑल अप्रोच है वो आप कैसे रखते हैं। जैसे भारत में शिक्षा के विकास के बारे में बताइए। अब देखिए, कभी कभी वो थके रहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन रख देते हैं, फिर आप उनके बारे में बताइए। या भारत में शिक्षा के विकास को भारत में प्रेस के विकास को आप बताइए। या भारत में जो भी वायसराय रहे हैं उनमें से कौन कौन भारत में पक्ष में काम किए हैं। या भारत में जो कर सुधार रहा है ब्रिटिश काल में, उन कर सुधारों को आप किस नज़र से देखते हैं, या उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कैसे इसको प्रेजेंट किया, जिसमें सभी महलवाड़ी, रैयतवाड़ी या और भी जो इसमें कह सकते हैं कि हम मौर्य काल से लेकर मौर्य, गुप्ता या और भी जो बीच में जो कर व्यवस्थाएं थी, उनको हम क्रम से बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी कभी एक होल अप्रोच भी आपको दिए जाते हैं कि आप उनके बारे में बताइए, और कभी कभी टुकड़ों में बताए जाते हैं। कभी बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग सॉरी बोल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गजनबी के साथ उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी और भी जो एक मेन कह सकते हैं इतिहासकार थे, जो मेन चार, इनके अलावा भी कई इतिहासकार थे और भंडारा था उसके पास इतिहासकारों का, उनके बारे में आप बताइए। तो ये जो चार हमारे मेन हैं, इनके बारे में तो हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा। दरबारी इतिहासकार उतबी था, या कह सकते हैं कि किताबुल हिंद जो है अलबरूनी ने लिखा। तो ये सभी चीज़ें बेसिक बेसिक है, पता रहती हैं, लेकिन जो अन्य हैं उनके बारे में हम उतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप नो बताते हैं तो वो क्वेश्चन बदल देंगे, सॉरी सर माफ़ कीजिए नहीं आता, मैं कोशिश करूँगा आज इसको जाके देखने का। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसके लेकिन इससे बहुत नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। वो आपकी डेप्थनेस को बताता है कि अगर आप एक स्टेज और आगे तक आपने इसको देखा है। या 11वीं सदी में हिंदू शासकों को एकत्रित करने के लिए, एकता लाने के लिए विद्याधर ने क्या कदम उठाए? तो आप जानते हैं कि उसी समय गजनबी का अटैक वगैरह हुआ था। तो मथुरा में, कन्नौज में विद्याधर का एक कह सकते हैं कि बाद में अच्छा पहल किया गया और अच्छे से मुकाबला किया इसने उस आक्रमण का, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उस रूप में इसे पूछा गया। तो एक तरह से मुश्किल क्वेश्चनों में हम इसको रख सकते हैं। यदि इल्तुतमिश चंगेज़ खां के मामले में जलालुद्दीन मकबरी का साथ दे दिया होता तो आज दिल्ली सल्तनत का इतिहास कैसा रहता? आप जानते हैं कि चंगेज़ खां कई बार बुरी तरह से
दिल्ली सल्तनत को प्रभावित किया। लेकिन एक बार अगर ठीक से उसका शुरुआत में सामना कर लिया गया होता तो हो सकता है कि फिर उस समय की विदेशी शक्तियाँ इस तरह से भारत में नहीं आती और कुछ और परिणाम रहता। तो आपको लॉजिकली थोड़ा सा वहाँ पे रखना है कि एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा कि हाँ ऐसा होता, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। इस तरह से आप अपने पॉइंट को रख सकते हैं। फ़र्रुख सियर ने जजिया कर हटाया और फिर लगा दिया। ऐसा जानते हैं कि जजिया कर एक सिलसिले के तौर पे चलता है, सिंध से स्टार्ट होता है, एक लगाता है, फिर एक हटा देता है, फिर लगाता है, फिर हटाता है, इस तरह से ये चलता रहता है। तो फ़र्रुख सियर के टाइम में ये हटा देता है और फिर लगा देता है। तो फ़र्रुख सियर की वो क्या मजबूरियाँ थी जिससे उसने दोबारा जजिया कर लगाया। तो ये बंगाल का जो घटनाएं थी उस समय, जो ब्रिटिश प्रकोप था एक तरह से फ़र्रुख सियर पे, उस सिचुएशन को आपसे आयोग जानना चाहता था। मुगल काल में पुस्तकों का अत्यधिक अनुवाद हुआ। इसमें मुगल शासकों को हुए किन्हीं 3 फायदों को बताइए। आप जानते हैं कि अकबर के टाइम में एक तरह से अनुवाद विभाग तक बना दिया गया और एक दो नहीं, ढेर सारी किताबें, काफ़ी फेमस जो भारतीय किताबें थीं, कह सकते हैं कि प्राचीन किताबें थीं, भारतीय न कह के हम प्राचीन कहें, उनका अनुवाद किया गया। और जो दरबार की जो भाषा फ़ारसी थी, तो ज़्यादातर फ़ारसी में उसका अनुवाद किया गया। तो इसके अनुवाद के पीछे क्या तर्क थे, क्या लॉजिक थे, क्या वो लॉजिक सही सिद्ध हुए कि नहीं सिद्ध हुए, ये आपको बताना है, यानी कि उन्हें फ़ायदा क्या हुआ। कुछ मॉडर्न के क्वेश्चन हैं, हम इनको लेते हैं। जैसे कि गांधी की 11 सूत्री मांग को वायसराय ने क्यों ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि जब दांडी यात्रा चलाना था तो दांडी मार्च ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट जो है उठे और दांडी मार्च के लिए निकल पड़े, या लोगों की दुख दर्द को देखा और चल पड़े, नहीं। ब्रिटिश सरकार और विशेषकर वायसराय को एक अल्टीमेटम भी दिया गया था। 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी ने रखा था, उसका डेट अल्टीमेशन भी उन्होंने दिया था, शायद 30 या 31 जनवरी था। इन्हीं दोनों डेट में, जनवरी तो था, 30 या 31 जनवरी तक वायसराय को डेट दिया गया कि आप इस डेट तक बताइए। वायसराय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर 12 मार्च से दांडी मार्च को स्टार्ट किया गया। तो वायसराय आखिर गांधी जैसे व्यक्तित्व को, वो भी उस टाइम 1930 के टाइम में, क्यों इतना इग्नोर किया, इसका क्या कारण था, ये आपसे पूछा गया था। देखिए, ये सभी जो कहानियां हैं, या कह सकते हैं इनके आंसर बड़े शानदार हैं। सबके पीछे उनके व्यक्तित्व भी काम कर रहे थे, तो उसके अनुसार आपको अपने आंसर मतलब अच्छे से सजा करके रखना ठीक रहेगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में क्या अंतर थे। एक तरह से जानते हैं कि साइमन कमीशन पहले आया, फिर नेहरू रिपोर्ट आया, और कह सकते हैं कि बहुत हद तक 80-90% चीज़ें साइमन कमीशन से ठीक उल्टा थी नेहरू रिपोर्ट में। जैसे कि न्यायालय की, न्यायाधिकरण की स्थापना अलग हो, या जो वोट देने के राइट वगैरह हो, 500 सीटों की बात कही गई थी, ये सभी नेहरू रिपोर्ट में कही गई और वो साइमन कमीशन पूरी तरह से इग्नोर किया। सबसे जो बड़ी बात थी वो डोमिनियन स्टेट की थी। नेहरू रिपोर्ट में पहले ही पॉइंट में कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाए, इवन डेट भी दे दिया गया कि इस डेट तक दे, अदरवाइज हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। साइमन कमीशन पूरी तरह से इसके खिलाफ था, कोई डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये अंतर आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए, सोर्स में मुझे लगता है कि आपके पास जो भी बुक होगी वहाँ पर होगा। स्पेक्ट्रम में भी सीधे तौर पे ये दिया हुआ है। जब आप साइमन कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों एक साथ इस चैप्टर में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जोनाथन डंकन का उत्तर प्रदेश के विकास में क्या योगदान रहा। इन्हों पता ही होगा कि 1791 में इन्होंने वाराणसी में इस्टेब्लिशमेंट जो किया, तो उससे क्या यूपी को लाभ हुआ। यूपी इसलिए क्योंकि आप इसी स्टेट का अभी पेपर देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट से कोरिलेट करके फिर से दोबारा इस तरह की चीज़ें रिपीट की जाए। अंबेडकर और गांधी के किन विचारों में द्वंद्व थे या मतभेद थे।
ये आपको एक साथ कनेक्ट करके 3-4 पर्सनालिटी का देख लेना है, जैसे कि गांधी और अंबेडकर, अंबेडकर और नेहरू, नेहरू और गांधी, पटेल और गांधी, गांधी और पटेल और अंबेडकर, ऐसे करके इनमें कुछ पॉइंट में सिमिलरिटी थी और कुछ में डिफरेंसेस थे। तो कम से कम 3 आपको पता होने चाहिए, आसानी से मिल भी जाएगा और बड़े शानदार भी हैं। मतलब अगर आप उनके अंतर को समझ लें तो आप उनके व्यक्तित्व को समझ जाएंगे। इवन एक दो तर्क सबने बड़े मजबूत रखा है कि हाँ, इस वजह से मैंने ये कहा है। तो अगर आप ये कंपैरेटिवली इसको आप समझ लेते हैं तो फिर आप मतलब ये मजबूत महसूस करेंगे कि अगर इससे रिलेटेड हमसे पूछा जाएगा तो हम किसी न किसी तरीके से लिंक जोड़ के इसका एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब पे डिस्कस कर पाना संभव नहीं है इसी क्लास में। तो एक अनुमान आपको लग रहा होगा, अगर देखिए इससे ये अनुमान लगा करके आप अन्य अपने टॉपिक पे कुछ प्रश्नों को बना सकते हैं और उसे आप अपने कॉपी या डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इसका आंसर मुझे किस तरह से देना चाहिए। और बाकी आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। जो लास्ट वीडियो में जो 51 गाइडलाइन वाला जो वीडियो है, आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे किसी फ्रेंड या अननोन फ्रेंड के साथ या 3-4 लोगों के सामने बोलने का जो प्रैक्टिस है, ये सभी चीज़ें। या आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो पैनल के थ्रू हम मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं अभी, जिसमें 3-4 मेंबर आपके रहेंगे पैनल में, जिसमें आपके सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं, इंटरव्यू एक्सपर्ट हैं, या और भी जो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। अगर 2 एक्सपर्ट रखने हैं तो हम 2 भी रखते हैं और आप उनसे कुछ क्वेरीज भी रख सकते हैं मॉक इंटरव्यू, देन आपका फीडबैक वगैरह चलता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इसमें सुधार देखने को मिला है। लास्ट ईयर के जो रिज़ल्ट वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं, ये अपलोड है इसी चैनल पे। और अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस पे ठीक है, अगर अभी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये डेट आपको 23 जून के बाद मिलेगी, यानी कि कम से कम 24 जून को। तब तक जो हमारा शेड्यूल है वो बिजी हो चुका है, यानी कि और कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।